नमस्कार, स्वागत है आपका सच की पड़ताल में। मैं हूं सिकता देव। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर घोटाला सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत की एक फर्जी वेबसाइट का URL सामने आया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सलाह दी है कि किसी भी URL पर क्लिक करने से पहले ये जरूर जांच कर लें कि वो सही हो या गलत। साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कभी भी किसी से उनकी निजी जानकारी, उनके फाइनेंशियल डिटेल्स या फिर कोई और गोपनीय जानकारी नहीं मांगती है। अगर आपसे ऐसे डिटेल्स मांगे जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये URL सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। साथ ही इस फिशिंग का शिकार हुए लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो अपना पासवर्ड तुरंत बदल लें और अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को इसकी जानकारी भी दे दें। रजिस्ट्री ने जांच एजेंसियों को फिशिंग अटैक की जानकारी दे दी है। तो साइबर फ्रॉड की आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, लेकिन हकीकत यही है कि ये जाल देश भर में गहराता जा रहा है। कभी किसी लिंक से, कभी एक फोन कॉल से लोगों के बैंक अकाउंट्स कब खाली हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लग पाता। तो सच की पड़ताल में आज का सवाल है कि क्या ऑनलाइन जालसाजी से निपटने के लिए कानून और सख्त होने चाहिए? रोज की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पवन दुग्गल, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, और विराग गुप्ता, वकील हैं और साइबर मामलों के जानकार भी। आप दोनों का स्वागत है NDTV इंडिया में। और पवन दुग्गल, अगर मैं आपसे शुरू करूं, पवन जी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और फिजिकल सिक्योरिटी और फिजिकल क्राइम में अब लाइंस ब्लर होती जा रही हैं हमारे देश में भी। आज कोविड-19 के बाद इंटरनेट और साइबर स्पेस हम सबकी जीवन का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। तो लाइंस तो ब्लर हो ही रही हैं और भी होंगी, लेकिन हम उपभोक्ता हैं, तो हमें समझना होगा कि कोविड-19 के बाद एक इरिवर्सिबल चेंज आ गया है हम सबकी लाइफ। वो ये है कि कोविड-19 के बाद गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुकी है, और अब ये जो स्वर्णिम युग है साइबर क्राइम का, ये कई दशकों तक हमारे साथ चलने वाला है। और ये जो साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, वो किसी का लिहाज नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। तो साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए हैं, क्योंकि वो हर प्रकार के स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं। और अभी जो हाल ही में आपने बात बताई है, सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने टारगेट किया है। वो इंडिकेशन इसी बात का है कि आप ये चीजें रोजमर्रा हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। इसलिए हम पैनिक ना करें, बल्कि अपने आप को सशक्त बनाएं और अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, ताकि हम इस तरह के जो जाल हमारे और फैला रहे हैं ये साइबर क्रिमिनल्स और साइबर सुरक्षा में सेंध करने वाले, उन जाल में हम ना फंस सकें। जी, विराग गुप्ता, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इससे पहले एम्स पर भी इस तरह का हमला हो चुका है। ऐसी खबर आई 40 मिलियन जो हेल्थ रिकॉर्ड्स थे वो वल्नरेबल थे इस हमले के बाद। तो ऐसे में क्या हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं इतनी बड़ी संस्थाओं के, क्या वो तैयार नहीं है इस वक्त? देखिए सिकता जी, बिल्कुल से भी तैयार नहीं हैं। और इसको 3 तरीके से देखें कि अगर भारत में कोई अपराध होता है कहीं पर भी, चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, तो लोग होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी के पास तो FIR दर्ज कराने नहीं जाते हैं। थाने होते हैं, पुलिस में कंप्लेंट होती है, लोकल लेवल पे कोर्ट होती है। साइबर अपराधों के बारे में दुर्भाग्य से पोजीशन ये है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत साइबर के मामलों पर केंद्र सरकार का एकाधिकार है, और जो कानून और व्यवस्था अपराध हैं वो राज्य सूची में है। और साइबर अपराधों पर कोई भी, अगर किसी को ट्विटर में भी कोई छोटा सा अगर ब्लॉक करना है या कोई भी चीजें करनी है, तो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है वही उस पर कार्रवाई करता है, और राज्यों की पुलिस के पास साइबर क्राइम दर्ज करने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि डेटा चोरी भारत में बिल्कुल से निर्बाध तौर पर हो रही है। जिस तरीके से अवैध माइनिंग होती है, उसी तरीके से डेटा चोरी का कारोबार बिल्कुल दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, जिसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। तीसरे नंबर पर आज तक ये जो हमारा जो जैम है, जो हम जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो हमारी सबसे बड़ी क्रांति है, इन्हीं तीनों का जो फर्जीवाड़ा है वो साइबर अपराधों की पूरी जड़ है।
एक आम आदमी को सामान्य तौर पर मोबाइल नहीं मिलता, साइबर अपराधियों के पास मोबाइल के हजारों कनेक्शन आ जाते हैं। एक आम आदमी को एक बैंक का खाता खोलने में दांतों तले पसीना आ जाता है, साइबर अपराधियों के पास फर्जी बैंक खाते आ जाते हैं और फर्जी आधार कार्ड उनके बन जाते हैं। एक पूरा तंत्र है और उस तंत्र से निपटने के लिए हम हर बार आम जनता को जागरूकता की बात बोलते हैं और सरकार अगर पाकिस्तान सीमा पर कोई हमला है तो वहां पर लोग चाकू लेकर तो नहीं खड़े होंगे, केंद्र सरकार सेना अपनी नियुक्त करेगी। इसी तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर क्रांति के साथ सरकार को प्रभावी कानून, रेगुलेटर और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में साइबर अपराधों की रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। एनसीआरबी के डेटा में कहीं पर भी साइबर अपराधों की, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की, फाइनेंशियल क्राइम्स का कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी पवन तुगल, जब इस चर्चा के लिए मैं थोड़ा पढ़ रही थी और रिसर्च कर रही थी तो बहुत सारे जो हमारे भारत में इनिशिएटिव्स हैं साइबर अपराध को रोकने के लिए, उसकी एक लंबी लिस्ट मेरे सामने थी। लेकिन जो विराग गुप्ता कह रहे हैं कि ये इस वक्त नाकाफी है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, आईटी एक्ट 2000, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये लंबी लिस्ट है और भी चीजें हैं जो भारत में इस वक्त साइबर अपराध को रोकने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, लेकिन साफ है ये नाकाफी है। अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि हम लोग जो साइबर क्राइम के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उसमें कानूनी दृष्टिकोण से हम काफी कमजोर हैं। उसका कारण यह है कि आज तक भी भारत के पास साइबर क्राइम को समर्पित कोई डेडिकेटेड कानून मौजूद नहीं है। कुछ साइबर क्राइम्स हैं जिनका वर्णन भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 में आता है। जब आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए 2008 में तो हम लोगों ने कुछ और साइबर क्राइम्स डाल दिए, लेकिन 2008 में जो हमने अमेंडमेंट्स किए वहां पर हम लोगों ने एक बहुत बुनियादी गलती कर ली, और गलती ये करी कि अधिकांश साइबर क्राइम्स को हम लोगों ने जमानती अपराध बना दिया। तो ऑलरेडी भारतवर्ष में एक मानसिकता होती है कि साहब हम जुगाड़ से कुछ काम कर लेंगे। तो जब अधिकांश साइबर क्रिमिनल्स को पता लगने लग गया कि साहब लगभग सारे साइबर क्राइम्स जो हैं वो जमानती हैं, तो वो धड़ल्ले होके लोग काम करने लग गए। और जब आप पकड़े भी जाएं और आपके विरुद्ध आपको बेल भी मिल जाए, आप तुरंत बाहर आएंगे, अपने विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिलीट करेंगे और निश्चिंत से बैठ जाएंगे। तभी कारणवश हम देखा है कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ एक अकाल आ रखा है साइबर क्राइम कन्विक्शंस का। 2003 में आज से 20 साल पहले भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन हुई थी, जिसमें मैं कंप्लेनेंट का वकील था। और जब वो कन्विक्शन हुई तो हमारे यहाँ हर्षोल्लास की एक लहर दौड़ गई कि चलिए अब आने वाले समय में इस तरह की और कन्विक्शंस होंगी। लेकिन कुछ कन्विक्शंस हुई, लेकिन उसके बाद जैसे कानून में परिवर्तन आया तो लगभग ये अकाल पूरी तरीके से बढ़ गया है। अब हमने आधार एक्ट लेकर आए, आधार एक्ट में भी हमने कुछ आधार संबंधित साइबर क्राइम्स को परिभाषित किया, लेकिन उसको भी ज्यादा बेलेबल बनाया। और अब जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल या एक्ट आ चुका है 2023 में, उसका तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उसमें कोई साइबर क्राइम या डेटा क्राइम परिभाषित ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है क्रिमिनल लायबिलिटी का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राष्ट्र को और बहुत तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो उसकी जो लीगल प्रणाली है वो ज्यादा सशक्त हो सके, लोगों को इफेक्टिव रेमेडी मिल सके। और आवश्यकता है डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की। आज साइबर क्राइम इतनी और फैल चुका है कि अगर आप उसे नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स में नॉर्मल मुकदमों के साथ रखेंगे तो लाजमी सी बात है आपको पता लगेगा कि आपका मुकदमा कई साल कई दशकों चलने वाला है। लोगों के पास इतनी धैर्य नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्या सॉल्यूशंस हो विराग गुप्ता? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, पहले एम्स और जैसी बड़ी संस्थाएं साइबर हमले का शिकार हुई हैं, तो क्या इस तरह की बड़ी संस्थाएं जो अपने साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो गैप्स हैं अब उसे उनको देखने की जरूरत होगी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मतलब मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए इतनी बड़ी संस्थाओं का? देखिए सिक्ता जी, साइबर जब युग है तो साइबर अपराध होंगे। साइबर अपराधों पर रोक लगाना, पूरी तरह से रोकना असंभव है, लेकिन हम उनको मिनिमाइज कैसे करें, जैसे पवन जी बोल रहे थे, क्योंकि भारत में साइबर मामलों में जो जागरूकता फैलाने वो सबसे बड़ा उनका योगदान है। 2003 की 20 साल पुरानी बात कर रहे थे, मैं उसके 10 साल बाद की बात करता हूँ 2013 में। और 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट में KN गोविंदाचार्य मामले में
जब हमने दिल्ली हाई कोर्ट में बहस किया और उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और ये बोला था कि सारी कंपनियां जितनी इंटरमीडियरी हैं, ये ऐप हैं, वेबसाइट्स हैं, सब ये अपने ग्रीवांस ऑफिसर का नाम डिटेल सामने लाएंगी। अगर आज आप किसी भी ऐप को खोलिए, किसी भी वेबसाइट को खोलें और अगर उसमें सामने नाम है कि आपको कोई दिक्कत हो, फला आदमी से फलानी ईमेल में फलाने मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन किसी में भी नहीं आता है। वो शिकायत निवारण का जो तंत्र था आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में, उसको आज तक फॉलो नहीं किया गया। जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स, उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चालू हो। जब भी ऐसी बातें आती हैं तो हम उसको, जो प्राइवेसी की बात है या फ्रीडम की बात है, तो हम नियमन को हम खत्म कर देते हैं। एक तरफ दिल्ली में करोड़ों लोगों के चालान होते हैं रेड लाइट तोड़ने में या हेलमेट नहीं पहनने में, और दूसरी तरफ साइबर अपराधियों को हम खुली छूट दिए हुए हैं, कानून लागू नहीं करते हैं। और जो डेटा चोरी है, डेटा चोरी जब जिस तरह से ड्रग्स के मामले हैं, तो ड्रग्स के मामले में छोटे मोटे हम जो कारोबारी उनको पकड़ करके खत्म कर देते हैं और जो ड्रग्स के बड़े शहंशाह हैं उनको छोड़ देते हैं। तो साइबर अपराधों की जड़ में वो बड़ी कंपनियां हैं जो आम लोगों का डेटा नीलाम कर रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो एक फिशिंग अटैक था, जो एम्स में हुआ तो बहुत बड़ा हमला था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो वेबसाइट आज भी चल रही है, सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से तो काम नहीं चलेगा, और हर बात में केंद्र सरकार और मंत्रालय काम करे। मुझे लग रहा है कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। संघीय व्यवस्था में राज्यों के साथ सरकार को, केंद्र सरकार को और बेहतर एक कोऑर्डिनेशन करके साइबर अपराध पे लगाम लगाने की जरूरत है। जी, पवन दुग्गल, साइबर अपराध ना सिर्फ जामतारा या मेवात में बैठे लोग कर रहे हैं, बल्कि किसी अफ्रीकी देश में बैठा एक शख्स कर सकता है, चीन में बैठा एक शख्स कर सकता है। तो ऐसे में एक तरह से ग्लोबल सहयोग या इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बात अब हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा हो। अब जब देश में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, आपको लगता है ये एक अहम मुद्दा हो सकता है देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए? आज के संदर्भ में भारत एक थॉट नेतृत्व ले रहा है, और जब हम G20 की प्रेसिडेंटशिप के दौरान हम अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं उसमें साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम को निपटने के संदर्भ में ठोस हम लोगों के रिकमेंडेशंस जरूर आने वाले हैं। और अभी जो हाल ही में शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें इस तरह की बात होगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि केवल हम इसे राष्ट्र लेवल पर ही निपट नहीं सकते। उसका कारण यह है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास तो बना दिया है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति किसी और राष्ट्र में बैठे हुए, किसी और राष्ट्र में विद्यमान लोगों का या कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके उनका डेटा चुरा सकता है। तो इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आज हम बात कर रहे हैं वियना में संयुक्त राष्ट्र की एडहॉक कमेटी ऑन साइबर क्राइम की एक मीटिंग चल रही है, और ये एडहॉक कमेटी ऑन साइबर क्राइम अब विशेष तौर पर एक नए इंटरनेशनल कन्वेंशन को नेगोशिएट करने का प्रयास कर रही है, जो UN ICT कन्वेंशन है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। वो काम करना होगा। साथ ही साथ जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज का रूट है उसको भी सशक्त करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली म्यूचुअल कॉपरेशन के बगैर आप साइबर क्राइम की जो चुनौती है उसको इफेक्टिवली नहीं डील कर पाएंगे। जी, देश में ही इसके सॉल्यूशंस निकले ऐसा नहीं हो सकता। विराग गुप्ता, बहुत कम वक्त है, लेकिन अगर 2 सेंटेंस में आपको कहना हो तो सॉल्यूशन क्या है इंटरनेशनल लेवल पर, अगर भारत को इनिशिएटिव लेना है इस मुद्दे पर? तो अमेरिका में जब कोई अपराध होते हैं, साइबर अपराध, तो भारत में BPO के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन भारत में साइबर अपराध होते हैं तो विदेशों में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसलिए जो भारत में जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकने के लिए आप विदेश के लोगों को कैसे पकड़ेंगे, बात की बात है। लेकिन विदेश के लोगों के पास डेटा कैसे पहुंचता है, भारत में उनके खाते कैसे खुलते हैं, भारत के फर्जी मोबाइल नंबर उनको कैसे मिलते हैं, मुझे लग रहा है उन पर भी काम करने की जरूरत है। हम अपराधियों को बाद में पकड़ेंगे, लेकिन भारत का सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, आधार सिस्टम इतना कमजोर क्यों है और हमारी अपराध रिकॉर्ड क्यों नहीं होते हैं? जब अपराधों का विवरण सामने आएगा तभी उस पर कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया विराग गुप्ता और पवन दुग्गल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल था कि क्या ऑनलाइन जालसाजी से निपटने के लिए कानून और सख्त होने चाहिए? रोज की तरह आपके पास 3 विकल्प थे, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। 95% लोगों का जवाब है हाँ, यानी कानून और सख्त होना चाहिए। 3% लोगों का जवाब है नहीं, यानी कानून और सख्त नहीं होने चाहिए, जबकि 2% लोगों की
का जवाब आया है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सच की पड़ताल में आज इतना ही। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी है।